ये है पी ब्लॉक, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सभी केमिकल रिएक्शंस जो कि पी ब्लॉक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। मेंस में, एडवांस में मैंने खुद देखा है, इतने सालों में 20-22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से क्या ज्यादातर रिएक्शंस नेम रिएक्शंस होती हैं जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अमोनिया बनाने की ये कुछ स्पेशल मेथड्स थे, रिएक्शंस थी जो कहीं नहीं बताई जाती। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके ब्लॉक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस का जो डर है उनको दूर कर देगा। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज है हमारा फाइनल लेक्चर और ये है पी ब्लॉक, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सभी केमिकल रिएक्शंस जो कि पी ब्लॉक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हम ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की भी रिएक्शंस देख चुके हैं, सॉल्ट एनालिसिस की भी केमिकल रिएक्शंस को देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं पी ब्लॉक की। यहां पे मैंने उन सभी रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश की है जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके ब्लॉक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस का जो डर है उनको दूर कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस बच्चे ने भी सॉल्ट एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो आज देखेगा कि ब्लॉक केमिस्ट्री में जो आने वाली रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम पार्ट सॉल्ट एनालिसिस में पहले ही कवर हो चुका होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो सबसे पहले बेटा बोरॉन फैमिली के बारे में देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। बोरॉन फैमिली में बेटा बोरॉन की प्रिपरेशन पूछी जाती है, तो कैसे होती है ये प्रिपरेशन, आइए जरा देख लेते हैं। ये है हमारा बेटा बोरेक्स Na2B4O7। इसकी रिएक्शन आप HCl या H2SO4 दोनों में से ही किसी से भी करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि HCl से करा दी या H2SO4 से करा दी, तो उसी हिसाब से क्या होगा बेटा, NaCl या Na2SO4 बनकर के अलग हो जाएगा और साथ में बनेगा बेटा हमारा H2B4O7। इसे कहते हैं बेटा टेट्राबोरिक एसिड। नाउ फाइनली H2B4O7 को लंबे समय तक पानी के साथ क्या करेंगे बेटा, बॉयल करेंगे। जब पानी के साथ इसको बेटा बॉयल किया जाता है तो नो डाउट क्या बनकर के तैयार हो जाता है, बोरिक एसिड बनकर के तैयार हो जाता है। इसको हम चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पे कितने बोरॉन दिखाई दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए सेंट्रल एटम से शुरू करिए। यहां कितने बोरॉन दिखाई दे रहे हैं, 4, तो भाई यहां पे 4 लिख दीजिए। यहां पे कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, टोटल 12, और यहां पे कितने हैं, 7, तो 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पे H2O को क्या कर दीजिए, 5, तो 5 और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन आप चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ये बोरिक एसिड बनकर के तैयार होता है। अब बोरिक एसिड जो बनकर तैयार हुआ, इसको जब आप हीट करेंगे तो यहां पे B2O3 बनकर के तैयार होता है और सारा का सारा वाटर निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो B2O3 है इसकी एनहाइड्रिक फॉर्म है। क्या फॉर्म है? एनहाइड्रिक फॉर्म है। बेसिकली इसको बोला जाता है बेटा बोरॉन SeSQui सेस्क्यू ऑक्साइड। अब आप बोलेंगे सर इसको बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? बेटा ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का अगर आप रेशो देखें, बात समझ में आ रही है, या ऑक्सीजन डिवाइड बाय सेंट्रल एटम करें तो 1.5 बचे। क्या बचे? 1.5। आप देखिए ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और ये कितना है, 2, तो ये 1.5 अगर बचता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रखने वाले जो भी ऑक्साइड होते हैं वो सेस्क्यू ऑक्साइड कहलाते हैं। मान लीजिए अगर ये बोरॉन है तो बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड है। अभी नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड होता, क्रोमियम होता Cr2O3 तो क्रोमियम सेस्क्यू ऑक्साइड होता, एल्यूमिनियम सेस्क्यू ऑक्साइड। कहने का मतलब है जिसमें भी ऐसा रेशियो प्रोपोर्शन देखने को मिलता है वो सेस्क्यू ऑक्साइड कहलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये प्रोपोर्शन आपको सपोज ऐसे देखने को मिले, मैग्नीशियम कार्बाइड, तो ये भी सेस्क्यू कार्बाइड कहलाएगा। रीजन बीइंग कि कार्बन यहां पे 3 है और मैग्नीशियम यहां पे 2 है, तो 3 डिवाइड बाय 2 आप समझदार हैं। तो ये सेस्क्यू मींस बेटा, सेस्क्यू जो वर्ड है वो 1.5 के लिए यूज हुआ है, ना कि किसी ऑक्साइड या कार्बाइड के लिए। तो आप सेस्क्यू ऑक्साइड बोल सकते हैं, सेस्क्यू कार्बाइड बोल सकते हैं, जिनमें भी ये कैलकुलेट करने पे 1.5 आता है। तो नाम पड़ गया इसका बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
फाइनली हमें B2O3 मिला। अब हमें इसमें से बोरोन को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेटा हम किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का यूज करेंगे और ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, रिमूव करा लेंगे, या यूं कहिए बोरोन B2O3 को हम रिड्यूस करा लेंगे। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा, बोरोन मिलेगा और साथ में हमें मिलेगा बेटा मेटल ऑक्साइड। सपोज सोडियम होता तो Na2O मिलता, पोटेशियम K2O मिलता, एल्यूमिनियम होता तो Al2O मिलता, मैग्नीशियम होता तो MgO मिलता। तो कुल मिलाकर के हमें यहां पे बोरॉन मिल गया। तो इस तरीके से बोरॉन की प्रिपरेशन हमारी क्लियर हो गई है और ये चीजें पूछी जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब आपने बोरॉन आपको मिल गया तो इसके अलावा बोरॉन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपसे फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। जैसे बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, बता दीजिएगा भाई। बोरॉन सेस्कियो ऑक्साइड बनाता है, अब तो आपको पता ही है। एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम सेस्कियो ऑक्साइड बनाता है। यह नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। यह नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो ये बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे मान लीजिए बोरॉन अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाए, भाई एयर में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। मान लीजिए नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाए तो क्या होता है, तो भाई साहब बोरॉन नाइट्राइड बनता है, जिसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली बेटा पॉलीमर होता है। कैसा होता है, पॉलीमर होता है। आगे एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाए तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ये बात क्लियर है। बोरॉन नाइट्राइड कहीं ना कहीं कोवेलेंट कंपाउंड है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड में आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है। खैर जो भी है, दोनों हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो अगर बोरॉन नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज कराना है तो थोड़ा सा EN पे फोकस करिए। क्या मतलब, देखिए ये तो H+OH- होता है, आपको पता ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है वाटर को HOH बोलने की आदत डाल लीजिए। और ये है बोरॉन नाइट्राइड। आप जानते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड में बोरॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोरॉन अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और बोरॉन अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। तो भाई बोरॉन यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, यानी कि वो OH- आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और बोरिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रोजन H+ आयंस को अट्रैक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा। सेम प्रोसेस बेटा यहां पर भी देखने को मिलता है। यह बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यह बनाता है अमोनिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जरा देखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट among 1 to 3 ओके रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स आर। क्या बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है? हाँ। क्या एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक होते हैं? यस। और इंडियम थैलियम बेसिक होते हैं? हाँ। भाई डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और जब ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो नो डाउट इन इट बेटा बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। लेकिन एसिड से आप बेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक ट्रांजिशन फेज देखना पड़ेगा, और वो ट्रांजिशन फेज होता है एम्फोटेरिक। तो जहां पे बोरॉन एक एसिडिक है, वहीं पे बीच में एक ट्रांजिशन फेज एल्यूमिनियम और गैलियम का है जो एम्फोटेरिक होता है, और बाकी तो बेसिक होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इसका जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। रिएक्शन विद एसिड। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं, रिएक्शन करने से मना कर देते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से। यह मैं आपको सॉल्ट में भी बोल चुका हूं, बता चुका हूं। तो भैया जो नॉन मेटल है बोरोन, वो तो उन मेटल से भी नीचे है। तो जब वो मेटल ही रिएक्शन नहीं दे पा रहे तो रिएक्टिविटी सीरीज में उनसे नीचे वाले मेटल क्या ही रिएक्शन देंगे। तो जिस चीज को आज तक आप रटते आए हो कि भाई बोरोन है या नॉन मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन देगा नहीं देगा, लाइक दैट, अब आपको पता है कि एक नॉन मेटल है
और वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन देना पसंद नहीं करता। आंसर इज नो रिएक्शन। जो भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं, जो भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं, उनके साथ वो रिएक्शन देना पसंद नहीं करता। लेकिन वहीं पर एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं, उनके साथ क्या, उनके साथ वो रिएक्शन देना पसंद करता है। क्या मतलब, जब भी कोई नॉन मेटल किसी भी एसिड के साथ, कौन से एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ऑक्सी एसिड बनाएगा। क्या बोला मैंने बेटा, एक ऑक्सी एसिड बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल फास्फोरस का एक ऑक्सी एसिड क्या होता है, फास्फोरिक। कार्बन का कार्बोनिक, आयोडीन का आयोडिक। तो बोरोन का क्या होगा, बोरोन का होता है बोरिक, H3BO3। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ के आ चुके हैं, H2SO4 है लाला, तो ये तो इसको बोरिक बनाएगा ही बनाएगा। बाई प्रोडक्ट बनेगा SO2। अगर यहां पे नाइट्रिक एसिड होता, क्या होता लाला, नाइट्रिक एसिड होता, तो नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड होने की वजह से नो डाउट इन इट यहां पे क्या बनेगा बेटा, बोरिक ही बनेगा, और बाई प्रोडक्ट बनेगा NO2। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या लिया। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड H2SO4 लिया है तो आपको SO2 मिलेगा, अगर आपने HNO3 लिया है तो आपको NO2 मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या, कि नॉन मेटल जब भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या बनाते हैं बेटा, एक ऑक्सी एसिड बनाते हैं। आई रिपीट, एक ऑक्सी एसिड बनाते हैं। अब बात आती है एल्यूमिनियम की, तो भाई एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ओके, सल्फेट बनेगा। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं बेटा, ठीक है। सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, आप सोचे सर यहां पे ऑक्सी एसिड क्यों नहीं बना, तो बेटा याद रखिए ऑक्सी एसिड के लिए कंडीशन फिक्स होती हैं, जो एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, वो नॉन मेटल होना चाहिए। तो यहां पे हमको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, सल्फेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के सामने आती है, और वो है दिस वन। क्या, जो मेटल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेटल जो होते हैं वो 80% HNO3 के रेस्पेक्ट में पैसिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बाहर निकले, आप बाहर जैसे ही निकले अचानक बरसात शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई तो आपने जल्दी से रेनकोट पहन लिया, लेकिन रेनकोट पहनते पहनते कुछ पोर्शन हल्का फुल्का आप हल्के से गीले भी हो गए। तो होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप किसी मेटल को 80% HNO3 में डालते हैं, विच इज हाईली कंसंट्रेटेड HNO3, वेरी कंसंट्रेटेड, बात समझ में आ रही है, तो मेटल की जो अपर सरफेस होती है, मान लीजिए कि ये मेटल है, तो मेटल की जो अपर सरफेस होती है वो कुछ लेयर बना लेती है, किसकी, मेटल ऑक्साइड की। और ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है, ये रेनकोट की तरह काम करती है और आगे मेटल को एसिड से रिएक्ट होने से रोकती है। जैसे कि बरसात होते ही आपने रेनकोट पहन लिया तो अब आप और आगे भीगने से बच गए, वैसे ही मेटल के चारों मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई और अब वो मेटल और आगे रिएक्ट होने से बच गया। तो 80% HNO3 के रेस्पेक्ट में कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्शन देना उससे पसंद नहीं करते हैं और अपने चारों मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। अब ये मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, ये मेटल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑल, क्रिमिनल, फ्री, कोलकाता, निकल, भागे। यानी कि ये वो मेटल्स हैं जो अपने चारों मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और आगे रिएक्ट करने से बचते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव। अब ये ऑप्शन देखते ही, ये क्वेश्चन देखते ही कोई भी बच्चा होगा तुरंत कंसंट्रेटेड HNO3 पे टिक करेगा।
वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको नहीं बताया गया होगा तो वो यही गलती करके आएगा। अब सही क्या है सुन लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि 80% HNO3 जो होता है उसको लेकर के एल्यूमिनियम पैसिव होता है, रिएक्शन देना पसंद नहीं करता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी। लेकिन 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 क्या कुछ और भी एसिड होते हैं जो उसी के बराबर में, उसी के पैरेलल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उनसे भी इस तरह के मेटल रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहता था, बट एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ऐसी चीजें अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो फिर वो जवाब नहीं दे सकता। इवन आप क्या, अगर बाय द वे मान लो मुझे नहीं पता है तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मैं भी कुछ इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या कि भाई ये इन तीनों के साथ रिएक्शन देना पसंद नहीं करता। अब बात आती है बेटा बोरेक्स की। बोरेक्स कैसे बनता है? याद करिए हमने पहली रिएक्शन में बोरेक्स से बोरॉन बनाया था, लेकिन अब बात है कि बोरेक्स खुद कैसे बनता है। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स लिया जाता, एक कंपाउंड लिया जाता है जिसका नाम होता है कोलेमोनाइट। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इसको जैसे इसने लिखा हुआ है उसके अलावा भी अपन इसको लिख सकते हैं। कैसे? Ca2B6O11, ये फॉर्मूला होता है बेटा कोलेमोनाइट का। कोलेमोनाइट क्या करता है? आई रिपीट, मैं यहां लिखे देता हूं कोलेमोनाइट। ओके, कोलेमोनाइट क्या करता है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। अब साहब आयन एक्सचेंज रिएक्शन होंगी। आयन एक्सचेंज रिएक्शन करने से क्या होगा कि इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल करके बाहर हो जाएगा, साथ में बोरेक्स बनेगा और NaBO2 बनेगा। जैसा कि ये एरो साफ बता रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड पानी में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो हम पहले फिल्टर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकल करके अलग हो गया और हमारे पास बोरेक्स और साथ में क्या बना? सोडियम मेटाबोरेट। ये दो चीजें हमें मिल गई। वाटर के टेम्परेचर में हम जैसे जैसे चेंज लाते हैं, कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएशंस आए टेम्परेचर में, हमने देखा कि जो सॉल्यूशन में बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट था वो दोनों धीरे धीरे अलग हो गए। बोरेक्स क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो गया और सोडियम मेटाबोरेट को हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग कर लिया। अब बात आती है भाई, हम वो लोग होते हैं जो अगर मान लो साबुन खत्म हो जाए, इतनी सी अगर उसकी चिप बची हो तो भाई उनको मिला मिला करके एक नया साबुन बना लेते हैं। शैम्पू अगर खत्म हो जाए तो पानी उसमें डाल करके बॉटल में उसको शेक करके थोड़े दिन और ज्यादा शैम्पू चला लेते हैं। तो भाई उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जरा इस चीज पे भी फोकस करो। क्या मतलब सर? बेटा ये बोरेक्स दिखाई दे रहा है, हाँ। साथ में NaBO2 बना था, हाँ। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको डिस्कार्ड कर दें और या फिर अगर इसका यूज हो सकता है तो इसको यूज में ले लें। तो भाई ऑफ कोर्स इसको यूज में लेंगे। रीजन, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है बेटा? कॉमर्शियल मेथड है। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि भाई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए। तो हमने क्या किया, इस NaBO2 को डिस्कार्ड नहीं किया, हमने इसमें CO2 को पास करा दिया। CO2 को पास करा दिया तो सोडियम कार्बोनेट बनकर के तैयार हुआ प्लस Na2B4O7 बनके तैयार हुआ। यानी कि CO2 को पास कराने पे सोडियम मेटाबोरेट ने भी क्या किया, और बोरेक्स बना दिया। और सबसे अच्छी बात, उसने बनाया सोडियम कार्बोनेट जिसको हम रिसाइकल कर लेते हैं। कहने का मतलब है एक तीर से दो निशाने, इधर आपने बोरेक्स बना लिया और उधर आपने सोडियम कार्बोनेट बना लिया ताकि उसको वापस से रिसाइकल किया जा सके। तो बेसिकली बोरेक्स को हमने दो स्टेप में यहां पे एक्सट्रैक्ट किया। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा के कोलामोनाइट की रिएक्शन करा के, और देन उसके बाद जो NaBO2 बना उसमें CO2 को पास
करा के। तो ये प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए। वहां पे क्या करेगा, आपको ABCD वाले क्वेश्चन दे देगा और इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2016 में जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज। अब भाई इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको बोरेक्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो ये हमारा बोरॉन है, 4 बोरॉन है, ओके। और ये देखिए ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं O से, लाइक दिस, ओके। और यहां पे चारों बोरॉन पे OH ग्रुप है। अब ये बोरॉन आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसी तरह से यहां भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई यहां पे आप शो कर सकते हैं Na+ और यहां भी आप शो कर सकते हैं Na+। ये बात अच्छे से समझ में आ गई भाई, सभी को क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बोरेक्स आप देख रहे हैं इसके 2 फॉर्मूला होते हैं। एक जो आप पढ़ के आ चुके हैं, Na2B4O7 डॉट कितना H2O, 10H2O। और एक फॉर्मूला और होता है बेटा, क्या? Na2B4O5OH4 डॉट 8H2O। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फॉर्मूला सेम है, बस अंतर यह है कि बेटा ये इसका जनरल फॉर्मूला है, GF मतलब जनरल फॉर्मूले से मेरा मतलब था, और ये है बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको देख करके, इस फॉर्मूला को देख करके आपको ये डायग्राम की एक इमेज बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे? B4O5 1 2 3 4 5 OH4 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला देख करके आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला। ये बात समझ में आ गई? अब जब आपके सामने ये फॉर्मूला है तो अब आप बड़े आराम से ये भी बता सकते हैं। कैसे? टेट्रा न्यूक्लियर B4O5OH4 2- यूनिट, एब्सोल्युटली राइट। क्यों? अरे भाई ये देखिए ना, यहां पे है ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है बेटा? सही है। ऑल बोरोन एटम इन सेम प्लेन, नो। रीजन? ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है। एक समय में 3 बोरोन ही एक साथ रह सकते हैं। मान लीजिए अगर दोनों sp3 एक प्लेन में हैं तो उनके साथ कोई एक ही sp2 बोरोन एक प्लेन में होगा, दूसरा बोरोन या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा। अगर मान लीजिए एक sp3 के साथ 2 sp2 हैं तो फिर तीसरा जो तो ये जो चौथा ये जो sp3 वाला है, या तो ये बोरोन या तो ये वाला बोरोन या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मैक्सिमम 3 बोरोन एटम एक प्लेन में हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम, हां 2 sp2 है 2 sp3 है। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम, हां बिल्कुल सही है। हर एक बोरोन पे एक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ACD हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा बोरिक एसिड के प्रिपरेशन की। बोरिक एसिड, देखिए एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर शब्दों में कह दूं, कोई भी जो कंपाउंड है अगर मैं आपको उसके अल्टरनेटिव नेम्स बता रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन? कई बार पेपर में होता क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद इस नाम से क्वेश्चन आएगा और मालूम चला वो किसी और नाम से आ गया। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ाई गई, यानी कि बोरिक एसिड की, और मान लो क्वेश्चन वहां पे आ गया बोरिक सेसोलाइड के नाम से आ गया। किस नाम से आ गया? सेसोलाइड के नाम से आ गया। तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स पता होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो आइए जरा ध्यान से देखिए। बोरिक एसिड बोरिक एसिड की अब हमें प्रिपरेशन देखनी है। तो भाई 2 रिएक्शन है। क्या है? 2 रिएक्शन, और ये रिएक्शन वही है सेम जो हम ठीक पहली स्लाइड में पढ़ करके आए हैं।
विद मैकेनिज्म। ये देखिए पहली स्लाइड में हम पढ़ के आए HCl और H2SO4 की। तो बोरिक एसिड बनाने की ये प्रिपरेशन है बेटा, जो हम पहली स्लाइड में पढ़ के आए हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है बेटा, बोरिक एसिड बनकर के तैयार हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसी बात थी तो यहां पे बताने की जरूरत क्या थी जब हम पहली स्लाइड पे पढ़ के आए थे। तो आइए मैं आपको बता दूं बताने की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो भी क्लियर कर दूं। देखिए ये HCl है, हाँ है, और ये H2SO4 है, हाँ है। जब आप बोरेक्स की रिएक्शन HCl से कराते हैं, बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं, कसम से कह रहा हूं, सुनने के बाद तुम खुद कहोगे कि हाँ यार बड़ी वाकई इंटरेस्टिंग चीज थी और ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोरेक्स की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो यहां पे बोरिक एसिड बनता है, यह बात तो सही है। तो वो तो H2SO4 से भी बनता है, फिर दोनों में क्या अंतर है बेटा, यह होता है सॉलिड और यह बोरिक एसिड बनता है गैस। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए यहां पे जब बोरिक एसिड बनता है तो वो HCl के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो बोरिक एसिड जब HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता तो फिर वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। आप इसको उस तरह से कोरिलेट करने की कोशिश करिए, हमेशा चीजों को रियल लाइफ से जोड़ करके समझने की कोशिश किया करें। कसम से कह रहा हूं सब्जेक्ट बहुत अच्छा फील आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा और समझ में बड़ी आसानी से आएगा। इमेजिन करिए कि आपका एक ग्रुप है और कहीं पे बाहर कहीं घूमने गया, अब तभी एयरपोर्ट पे किसी को आना था आपको रिसीव करने और वो आपको रिसीव करने नहीं आए। सपोज अब आप 4-5 दोस्त हैं और आप वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, उनसे बात करेंगे, ये वो लाइक दैट, लेकिन वो नहीं आए। अब जब तक वो नहीं आए तब तक आप लोगों ने क्या किया, आपस में ही बात करना शुरू कर दिया, आपस में ही एक दूसरे से बात करके अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। यस और नो? बोरिक एसिड को उम्मीद थी कि हम HCl से बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन HCl ने बॉन्डिंग नहीं की। तो बोरिक एसिड आपस में ही बनने के बाद बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से बोरिक एसिड यहां पे सॉलिड हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब यहां पे बोरिक एसिड बनता है तो वह H2SO4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अब होता क्या है, आप ऐसे समझिए, क्या आप किसी के घर एज अ मेहमान गए, लेकिन भाई एक समय वहां पे होगा, एक समय तक आप वहां पे रुकेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उसके बाद तो वहां से विदा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए आपका भी मन नहीं कर रहा जाने का और उधर से जिनके आप आए थे उनका भी मन नहीं कर रहा। ऑल्दो नो डाउट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई, 10-10 दिन कौन अपने घर में रखता है। एनीवेज, तो अब हो क्या रहा है कि ना आपका मन कर रहा है जाने का, ना उनका मन कर रहा है आपको भेजने का। तो अब आप हो क्या रहा है, अब आपको एक मोटिवेशन दिया जा रहा है, अरे भाई चलो चलो अब वहां जाकर के अपने काम नहीं करने हैं क्या, हमेशा यहीं पे रहना है क्या, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वापस से काम पे भिड़ना है, ये वो लाइक दैट। तो बोरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अब इनको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है। हीट दिया जाता है तो दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं और उस केस में क्या होता है, जहां पे ये बना था सॉलिड, ये बन जाता है वेपर। तो जब आप हीट करोगे तो बोरिक एसिड निकल के भागता है और वो वेपर फॉर्म में हमें मिलता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है HCl और H2SO4 से बोरिक एसिड बनाने का। अब बात आती है बेटा कार्बन फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। नाउ अब बात करेंगे हम किसकी बेटा, कार्बन फैमिली की। बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। कार्बन फैमिली में सबसे पहले कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। टोटल 5 एलिमेंट हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। इनमें से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। ये देखिए मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके क्वेश्चन इस चक्कर में गलत हो जाते हैं, रिएक्शंस पता नहीं होती हैं कौन किससे रिएक्शन कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टिन,
पानी से रिएक्ट करता है लेकिन स्टीम की फॉर्म में। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्या कि अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किससे, H2O से, तो देखने वाली बात यह है कि H2O कैसे है। अगर H2O लिक्विड है, कहने का मतलब है वाटर है, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर H2O वेपर है, क्या है बेटा, वेपर है या स्टीम है, तो बेटा यानी कि रिएक्शन क्या हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है, और यहां पे एनहाइड्रिक फॉर्म बनेगी मेटल ऑक्साइड की। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कब हाइड्रोक्साइड बनेगा, कब ऑक्साइड बनेगा। तो आज मैंने आपका वो कंफ्यूजन होपफुली खत्म कर दिया। क्या कि भाई सीधी सी बात है ना, कब क्या बनेगा, लाइक दिस। ये बात क्लियर है मेरे भाई, हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब स्टीम से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहां पे स्टीम है, और जब स्टीम है तो नो डाउट इन इट मेटल ऑक्साइड बनकर के तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब बात आती है पीबी की। पीबी क्या करता है, पीबी पानी से बिल्कुल भी रिएक्शन एक तरह से देखा जाए तो करना ही नहीं चाहता। तो वो क्या करता है, अगर पानी उससे रिएक्ट करने आएगा भी, सपोज स्टीम के फॉर्म में कैसे भी, तो वो अपने चारों ओर वही मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में एसिड के रेस्पेक्ट में बोला था, वैसे यहां पे मैं किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं आपको, पानी के रेस्पेक्ट में, वही सेम ऑक्साइड लेयर बना लेगा ताकि वो पानी से और आगे रिएक्ट ना कर पाए। नाउ अब बात आती है रिएक्शन विद हैलोजन। तो कार्बन फैमिली के जो मेटल होते हैं या एलिमेंट होते हैं व्हाटएवर, वो रिएक्शन करते हैं हैलोजन से और दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, या तो MX2 बनाते हैं या MX4 बनाते हैं। अब बात आती है कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो थोड़ा सा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझना जरूरी है। आप फेजांस रूल लगाइए, फाई इक्वल टू C/R। क्या मतलब सर, देखिए एक पे +4 ऑक्सीडेशन है, एक पे +2, तो +4 वाला क्या करेगा बेटा, ज्यादा पोलराइज करेगा, यानी कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा, फाई इक्वल टू C/R से। अब यहां पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या, जितने भी टेट्राहेलाइड होते हैं, आई रिपीट, जितने भी टेट्राहेलाइड होते हैं वो सबके सब कोवेलेंट होते हैं। ऑल टेट्राहेलाइड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट। लेकिन SnF4 और PbF4 नेचर में आयनिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, बड़ा सीधा सा जवाब है भाई साहब, I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। I- को जल्दी पड़ी है आयोडीन में बदलने की, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और वहीं पे इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते Pb+4 को जल्दी पड़ी है Pb+2 में बदलने की, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों एक साथ रहना पसंद नहीं करते। दैट्स व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, CCl4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी हैलाइड्स हैं वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं। लेकिन CCl4 रूम टेम्परेचर पे या यूं कहिए नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलाइसिस नहीं करता। जितने भी मेटल हैलाइड्स हैं, सॉरी जितने भी टेट्रा हैलाइड्स हैं कार्बन फैमिली के, वो सब कलरलेस होते हैं। लेकिन दो कंपाउंड GeI4 और SnI4 कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। SnI4 और GeI4 कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा कंपाउंड्स की। तो पहला कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, अभी पता चल जाएगा। देखिए
कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, नो डाउट इन इट, कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर के तैयार हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में कैसा होता है बेटा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपने जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेस देखे होंगे उनमें आपने देखा होगा ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अंतर है क्या? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? एक पैरामीटर फिक्स है और वो है 710 सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर 710 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो कार्बन, और अगर टेम्परेचर 710 डिग्री से कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, अगर किसी को बनाने में नेम रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो, बात समझ में आ रही है, या उसके साथ कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जुड़ा हुआ हो, तो वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा इस वर्ड पे गौर करिए, क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड हो, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन बात आती है भाई, हमें प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। बात समझ में आ रही है? क्या बनाना है? प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। अब देखो, प्योर वर्ड जुड़ गया। जब प्योर वर्ड जुड़ गया यानी कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड बताइए। तो जब प्योर नाइट्रोजन के साथ प्योर वर्ड जुड़ गया यानी कि नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो जरा ध्यान से देखिए, उस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो जरा ध्यान से देखिए, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाया जाता है? फॉर्मिक एसिड को आप हीट कर दीजिए तो बेटा CO और H2O बनकर के तैयार हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई? क्या बनकर तैयार हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनकर के तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कॉमर्शियल मेथड की। तो देखिए, कॉमर्शियली भी इसको बनाया जा सकता है। जब आप, ये देखिए गैस लिखा हुआ है, लिक्विड नहीं है, गैस है, गैस यानी कि स्टीम है। क्या है? स्टीम। तो कार्बन की रिएक्शन जब आप स्टीम से कराते हैं, नॉर्मली तो ध्यान रखना कार्बन पानी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप जबरदस्ती स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहां पे CO बनकर के तैयार होता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन। क्या निकलती है? हाइड्रोजन। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाटर गैस कहलाते हैं, वाटर गैस कहलाते हैं, या इसको सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर सिन गैस या सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज होती है। इसे मॉन्स गैस भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉन्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी है तो मेटलर्जी में निकल की रिफाइनिंग में मॉन्ड प्रोसेस का यूज होता है। मॉन्ड प्रोसेस का यूज नाम क्यों पड़ा? रीजन बीइंग कि जब निकल इंप्योर होता है तो मॉन्ड गैस पास करा के यानी कि CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन पास करा के उसको रिफाइन किया जाता है। नाम ही पड़ गया मॉन्ड्स प्रोसेस, जो स्पेसिफिक है, जो फेमस है निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए, निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए। यह बात समझ में आ गई? तो अब आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया आखिरकार कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे लाने का क्या रीजन था। आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अभी तो एक और शानदार चीज बाकी है। जहां कार्बन स्टीम के साथ रिएक्ट करके CO प्लस H2 बनाता है, जिसे हम मॉन्ड गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं, सिन गैस कहते हैं, वहीं पर कार्बन स्टीम के बजाय आप क्या ले आइए, क्या ले आइए आप उसमें, आप ले आइए ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एक मिक्सचर ले आइए। तो भैया यहां पे CO प्लस नाइट्रोजन बनकर के तैयार होती है। यह बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है ये एयर है। क्या है बेटा? ये एयर है। तो जब आप
व्हेन एयर इज यूज्ड। अब देखो यार, एयर जो होती है वो तो कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन तो कार्बन के साथ रिएक्ट करना पसंद करता नहीं है। ऑक्सीजन होता है जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो गया, एक मिक्सचर बन गया, और इस मिक्सचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये बात समझ में आ गई? इस मिक्सचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। कहने का मतलब है कार्बन था, आपने एयर पास कराई, अब एयर में कॉम्बिनेशन था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन तो चुपचाप तमाशा देखता रहा कि देखते हैं भाई क्या होता है। ऑक्सीजन गई, कार्बन से रिएक्ट की, CO बनाया। अब नाइट्रोजन तो पहले से ही थी, अब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO भी बना चुका है, तो अब कॉम्बिनेशन हो गया CO और N2 का। सो दैट्स व्हाई इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। और प्रोड्यूसर गैस का यूज मेटलर्जी में एज अ फ्यूल फॉर्म में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का क्या तरीका है। एक तो सिंपल तरीका है भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन की एयर की रिएक्शन कराइए, चुपचाप CO2 बनाइए। एक है हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन से, तो CO2 और H2O बनकर के तैयार हो जाता है। यह बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी मेथड, अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा क्लास ए सब ग्रुप 1। क्लास ए सब ग्रुप 1 में कार्बोनेट आयन होते हैं, होने में तो और भी आयन होते हैं, उनका अपन ने निमोनिक्स बनाया हुआ है। क्रांति बाई, शांति बाई, सब थाईलैंड निकले ऐसे, यानी कि कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सल्फाइड, बाई सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, NO2 माइनस और एसिटेट, तो इनकी एक अपन ने ट्रिक बना ली, कांतिबाई, शांतिबाई, सब थाईलैंड निकले ऐसे। तो ये जो हैं ये क्लास ए सब ग्रुप 1 के होते हैं, और ये एसिड के साथ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन देते हैं। कैसे भाई? ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये HCl है, हाँ है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, और क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। अब H2CO3 बनेगा तो ये बेटा बहुत ही कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, तो ये फर्दर और आगे हीट करने पे क्या देगा? H2O देगा और CO2 देगा। तो एक तरह से देखा जाए हमने कार्बोनेट आयन की रिएक्शन कराई किससे? HCl से, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, और उसने क्या किया? CO2 दे दिया। वेरी सिंपल। कॉमर्शियली भी आप बना सकते हैं। कैसे? मान लो कि आपके पास लाइमस्टोन है, अब आप इसको हीट करिए। हीट करेंगे तो याद करो जब मैंने सॉल्ट एनालिसिस की कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये भी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड पाओगे, और क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की ये कुछ मेन रिएक्शंस थी जो आपको पता होनी चाहिए। कलरलेस, ऑर्डरलेस, एसिडिक, गैसियस ऑक्साइड होता है, ये तो सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन है कार्बोजीन या मैडनाज मिक्सचर किस नाम से, मतलब ये क्या होता क्या है, इसका यूज क्या है? तो देखिए भाई बहुत सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। होता क्या है कि जब पहले बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, जब बहुत ज्यादा इसके बारे में, CO के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी, तो उस समय कभी कभी क्या होता था, जब ठंड बढ़ जाती थी तो वहां पे आग तापने के लिए उसको कहता है ना अलाव जलाना, वो जला करके बैठ जाते थे। अब मान लो कि भाई ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो कमरे को बंद किया, वो आग जला दी, अलाव जला दिया और सब सो गए। अब जब वो सब सो गए तो फिर वो जिंदगी भर के लिए ही एक तरह से सो गए। क्यों? होता क्या है, धीरे धीरे अंदर वही आग जलती रहती है, और जो जितनी भी कमरे की एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलती रहती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बेटा, जैसे कि लाइफ में मैंने कहा ना, लाइफ से जोड़ करके चीजों को समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है? जैसे कि आपको बोला जाए, मम्मी आपको बोले कि बेटा लौकी की सब्जी खा ले, आपको बहुत बुरी लगेगी। लेकिन वहीं पे कोई भाई साहब जंक फूड आ जाए, पिज्जा आ जाए या फिर बर्गर आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, तो पिज्जा या बर्गर जो भी आपको मिले, अगर वो आपको मिल जाए तो आप बड़े खुशी खुशी खा लेंगे। आपको बोला जाए बेटा क्या कहते हैं, गर्मी का समय मान लो चल रहा है,
तो बेटा एक काम कर, एक गिलास दूध ले, उसमें रुआवजा वुआवजा कुछ डाल करके पी ले, थोड़ी ठंडक मिलेगी, है ना। नहीं, लेकिन वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कोई कोल्ड ड्रिंक, तो आप वो बहुत टेस्ट के साथ पिएंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या लेना देना। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बातें कभी ना कभी काम आएंगी, और मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं आपको, ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी बोर्ड बुक में अवेलेबल हैं, तो कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं ये फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कुछ रीजन है तभी आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको लौकी की सब्जी कम पसंद है, आपको कुछ क्या कहते हैं, ठंडा अच्छा टेस्टी मिल्क, है ना, चॉकलेट पाउडर या रुआवजा पड़ा हुआ मिल्क कम पसंद है, दूसरी चीजें ज्यादा पसंद है, तो वैसे ही हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कम पसंद है, और क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद है। जी हां, वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसके जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, एसोसिएट होने की जो टेंडेंसी होती है, वो 300 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यानी कि वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। और इस चक्कर में क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे इंसान को बेहोशी आती है, उसको लगता है नींद आ रही है, और वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो अब होता क्या है कि मान लो कहीं ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा मान लो कहीं कोई हादसा हुआ, तो हमें क्या हुआ, मान लो टाइम से पता चल गया कि अरे यहां तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये सब बेहोश पड़े, तो हम उनको एंटीडोट देते हैं, और वो एंटीडोट जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करने का काम करता है। इसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% CO2 होती है, और इन दोनों का मिक्सचर कार्बोजीन कहलाता है। तो ये क्या करता है बेटा, टॉक्सिक इफेक्ट को तुरंत कम करने का काम करता है। ओके, तो टाइम रहते अगर ये एंटीडोट दे दिया जाए तो नो डाउट दैट जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का शिकार हुआ है पेशेंट, उसकी जान बचाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली में कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे HNO3 की प्रिपरेशन। एक होती है बेटा ओस्टवार्ड प्रोसेस और एक होता है ब्रिकलैंड प्रोसेस। तो दोनों ही पढ़े लेते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से सुनते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। देखिए ओस्टवार्ड प्रोसेस क्या है, अमोनिया का यूज किया जाता है, अमोनिया का यूज किया जाता है। इसमें अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लेटिनम, रोडियम, ठीक है ना। तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के NO में बदल जाता है। अब NO हाईली रिएक्टिव होता है, वो तुरंत आगे और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 में बदलता है। NO2 पानी में पास करा दो, वाटर में पास करा दो, हाइड्रोलाइज होकर के HNO3 बनाता है। तो ये HNO3 जो बनकर के तैयार होता है बेटा, ठीक है ना, इसका यूज लेबोरेटरीज में और कई तरह के कॉमर्शियल प्रोसेस में सब जगह इसका यूज किया जाता है। तो एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है, ब्रिकलैंड प्रोसेस है। यहां पे भी क्या किया जाता है, वहां पे अमोनिया लिया था, यहां पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिएक्ट कराया जाता है, NO बनता है। NO को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, NO2 बनता है। NO2 हाइड्रोलाइज होकर के HNO3 बनाता है, ठीक है ना, और साथ में कुछ HNO2 भी बनता है। HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के और HNO3 बना लेता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आप देखिए +3 +5 भी बना रहा है और +2 भी बना रहा है। तो होता क्या है, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के और HNO3 का प्रोडक्शन कर देता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे ला करके छोड़ी है, जैसे कि HNO3 कैसा होता है, कोरोसिव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, कभी कभी पड़े पड़े येलो भी हो जाता है। रीजन, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर HNO3 ब्रेक हो जाए तो बेटा वो NO2 में बदल जाता है। NO2 एक ब्राउन कलर गैस होती है जो लिक्विड में येलो कलर डेवलप कर देती है।
बाकी तो आप जानते ही हैं कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसकी रिएक्शन में सॉल्ट एनालिसिस में आपको बता चुका हूं। इसके बाद बात आती है बेटा अमोनिया की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमोनिया, जरा ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। इवन मैं तो कहता हूं पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में वैसे तो सभी 6 के 6 ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का मार्केट कवर करता है वो है नाइट्रोजन फैमिली। आप देखिए नाइट्रोजन फैमिली की मैं बहुत सारी रिएक्शंस लेकर के आया हूं। अगला है अमोनिया। अमोनिया को बनाने का एक सिंपल मेथड था कि जो यूरिया होता है उसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए तो अमोनिया बनता है। आपने नोटिस किया हो जब आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और अचानक बीच में कोई पब्लिक यूरिनल आ जाए तो वहां से बहुत ही बैड स्मेल आ रही होती है, बहुत ही बुरी स्मेल आती होती है। अब वो स्मेल जो होती है वो क्यों आ रही होती है? एक्चुअल में जब किसी ने वहां पे जाके यूरिन किया तो यूरिन में क्या था बेटा? यूरिया था, और वो वहां पे पानी के कांटेक्ट में आया तो वो बदबू दे रहा है, स्मेल दे रहा है, ठीक है ना। तो यूरिया से आप क्या कर सकते हैं? अमोनिया का इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला क्या कि एक जब भी क्या कहते हैं कोई नेम रिएक्शन हो या कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हो जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर जुड़ा हो तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो और इंपॉर्टेंट जो है वो ये है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस की क्या खासियत है? हेबर्स प्रोसेस अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, जिसमें हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया बनाते हैं। यह प्रोसेस जब आप करते हैं तो कुछ चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। अब वो क्या है? जैसे कि प्रेशर। जी हां, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए? बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। यह होना चाहिए कम से कम 200 ATM और यह होना चाहिए कम से कम 700, ठीक है ना, केल्विन। कैटलिस्ट के नाम पे आप आयरन या पोटेशियम के ऑक्साइड्स ले सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। और एक इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर, वो होता है बेटा मॉलिब्डेनम, यानी कि मॉलिब्डेनम यहां पे प्रमोटर का काम करता है। तो ये दोनों पहली और तीसरी जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्मॉल स्केल प्रिपरेशन भी होती है। कैसे? जो सिर्फ आयन एक्सचेंज पे बेस्ड है। आयन एक्सचेंज फॉलोड बाय हीटिंग इफेक्ट। आई रिपीट, आयन एक्सचेंज फॉलोड बाय हीटिंग इफेक्ट। क्या मतलब? आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, आयन एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा? साथ में निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारे लिए मायने नहीं रखता। इधर आप रिएक्शन कराएंगे, सोडियम सल्फेट निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जब इनको क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे तो आपको मिलेगी अमोनिया प्लस H2O। दैट्स ऑल। तो अमोनिया बनाने की ये कुछ स्पेशल मेथड्स थे, रिएक्शंस थी जो कहीं नहीं बताई जाती, सॉल्ट में भी नहीं बोली जाती, कहीं नहीं बोली जाती, तो इसलिए मैंने यहां पे आपको बताई है। और ध्यान रखिएगा, मेंस में, एडवांस में मैंने खुद देखा है, इतने सालों में 20-22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, क्या ज्यादातर रिएक्शंस नेम रिएक्शंस होती हैं जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर नेम रिएक्शंस में से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है ना। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा, क्या सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अमोनिया के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आपको इनमें से मैं देखना चाहता हूं प्रॉपर्टीज पता है या नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा फास्फोरस की। तो जैसा कि मैंने कहा, नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, फैमिली है, ग्रुप है। जैसे नाइट्रोजन के बारे में तो पढ़ते ही है, प्लस फास्फोरस के बारे में भी बहुत कुछ देखना जरूरी है। तो आइए जरा देखते हैं PCl3 के बारे में। PCl3 के बारे में देखिए, PCl3 अगर आपने फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से कराई है और वो भी लिमिटेड, कैसी? लिमिटेड, तो PCl3 बनेगा। लेकिन अगर वहीं पे एक्सेस में कराई है, कैसे कराई है बेटा? एक्सेस में कराई है। अगर लिमिटेड कराई है तो PCl3, एक्सेस वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो PCl5 बना देना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस साल ये वाली रिएक्शन पूछी जा चुकी हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन में इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, एक इधर और एक इधर। अब आप बोलेंगे क्या है इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? आइए देखिए,
अगर आप PCl3 बनाना चाहते हैं तो आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए, यानी कि SOCl2 से। लेकिन अगर आप PCl5 बनाना चाहते हैं तो इसी के भाईबंद से रिएक्शन कराइए, वो है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये है थायोनिल और वो है सल्फ्यूराइल। थायोनिल और अगर ऐसे ना याद रहे तो ऐसे याद रखिए, SOCl2 और SO2Cl2। जरा देखिए ध्यान से, SOCl2 SO2Cl2, ये देखिए, क्लियर है भाई? तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बनाना चाहते हैं, और ये रिएक्शन वहां पे पूछी गई है, इस साल आ चुकी है। तो SOCl2 अगर है तो PCl3, SO2Cl2 है तो PCl5। उसके अलावा ध्यान से देख लीजिएगा, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल एटम की होती है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है। तो जैसे PCl3 है तो हाइड्रोलाइसिस पे ऑक्सी एसिड बनाएगा उसी ऑक्सीडेशन का, यानी कि H3PO3। तो PCl3 अगर H3PO3 बना रहा है तो PCl5 क्या बनाएगा? H3PO4 बनाएगा। PCl5 क्या बनाएगा बेटा? H3PO4 बनाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो यानी कि ऑक्सीडेशन चेंज नहीं करनी है हाइड्रोलाइसिस में। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मान लो SO3 है तो ये +6 है, तो इसी का ऑक्सी एसिड बनेगा H2SO4। अभी यहां पे SO2 होता तो इसी की ऑक्सीडेशन का बनता H2SO3। तो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड लिया है, आप किसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, क्योंकि जब पूछने वाले यहां तक आ चुके हैं तो कभी ना कभी यहां तक भी आ जाएंगे। PCl3 जो होता है एसिडिक एसिड या इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या करता है बेटा? एसिटाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अपने सारे Cl3 दान कर देगा, बोले ले जाओ, और उनसे OH ले लेगा तो खुद H3PO3 में बदल जाएगा और इनको एसिटाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में बदल देगा। लेकिन PCl5 में जो रिएक्ट करने का जो तरीका होता है, ब्रेक होने का जो तरीका होता है, वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है। PCl5 में क्या होता है बेटा? PCl5 टूटता है PCl3 प्लस Cl2 में। किसमें टूटता है? PCl3 प्लस Cl2 में। और ये Cl जो होता है बेटा, ठीक है, जरा ध्यान से अच्छे से देखना, वेट ए मिनट, मैं आपको रिएक्शन ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है। PCl5 है, ब्रेक होता है PCl3 प्लस Cl2 में। अब कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन होगा, सर वो तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में ब्रेक होता है ना। बेटा वो सॉलिड है, ये कौन है? गैस। अब ये जो क्लोरीन है बेटा, ये क्या करेगा? 2 मिनट के लिए मान लीजिए सामने C2H5, ठीक है ना, OH है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसे? एक Cl OH के साथ रिएक्ट करके HOCl बनाएगा, और एक Cl C2H5 के साथ जुड़कर C2H5Cl बनाएगा। अब ये जो HOCl है, ये ब्रेक होगा HCl प्लस O में, और जैसे ही O सामने आए तो आपको एक वॉचवर्ड याद होना चाहिए, ऑक्सीजन के सामने जो आएगा ऑक्सीडाइज होके जाएगा। तो ऑक्सीजन के सामने कौन है? PCl3 है, तो ये PCl3 और ये ऑक्सीजन मिलकर के POCl3 बना देंगे। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल कर दो भाई। कहां गया क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल? अच्छा यहां पे अपन ने लिखा नहीं था क्या? वेट ए मिनट, यहां पे लिखे देते हैं या उधर ही लिखे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे 2 क्लोरीन है, क्या बनेगा बेटा? C2H5Cl बनेगा और HOCl। ओके चलिए, हाँ तो ये देखिए, ये Cl से Cl कैंसिल हो गया, वो HOCl से HOCl कैंसिल हो गया,
ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब जो PCl3 है तो PCl3 से PCl3 कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो यहां पे लिख दीजिए, क्या क्या बचा, PCl5। और क्या है इस तरफ, C2H5OH। और क्या है उस तरफ, C2H5Cl। और क्या है इस तरफ, HCl। और क्या है इस तरफ, POCl3। अब सबसे मजे की बात यह है कि जो कंपाउंड हमें साफ साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे इनको रट्टा मार करके जाते हैं और फिर उसके बाद कमेंट कर करके पूछते हैं, टीचर्स से जैसे मुलाकात हो जाए है ना वैसे मिलकर के पूछना चाहते हैं, सर इनको याद कैसे करें। तो भाई कैसे कहें कि उनको याद करो जब वो चीजें समझने की हैं। ये जो प्रैक्टिस है, अब कहने वाले ये कहेंगे आपको क्या है, आपको तो क्या कहते हैं 20-22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपके लिए तो ये सब टिप पे रटा हुआ है, आप तो हमारी बात करो ना। भाई मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। एग्जाम मुझे थोड़ी ना देना है, तुम्हें ही देना है। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। क्या कि अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाते हैं, जिसमें हम पूरी मैकेनिज्म समझाते हैं, अगर वो चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ी हैं, तो बेटा ये रिएक्शंस अपने आप बनती हुई दिखाई देती हैं। ये सारी रिएक्शंस उसको अपने आप करना आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, जरा समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग होते हैं गाड़ी चलाना नहीं आती, कार चलाना नहीं आती, ठीक है साहब, बैठ गए कार सीखने के लिए पहली बार। अब पूछेंगे गियर किधर है, इधर है, क्लच किधर है, एक्सीलेटर किधर है, ब्रेक किधर है, ठीक है। अब धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस होती है। पहले उनको धीरे धीरे समझाया जाता है, देखो भाई ये पांव इधर एक्सीलेटर पे होना चाहिए, ये ब्रेक पे होना चाहिए, ये क्लच पे होना चाहिए, हाथ गियर पे होना चाहिए। ये शुरुआत में समझाया जाता है। थोड़ा थोड़ा जब शुरुआत होती है तो बार बार ध्यान इधर भी जा रहा होता है, कभी पांव इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, क्लच के बजाय ब्रेक पे जा रहा है, ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पे जा रहा है। माइनर मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन एक समय कैसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आपका ध्यान ना ब्रेक पे होता है, ना क्लच पे होता है, ना एक्सीलेटर पे होता है, कहीं नहीं होता। बस आप तो गाड़ी चला रहे हो और सामने जैसे जैसे जो जो ऑब्जेक्ट आते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आती जा रही है, आपका पांव अपने आप वैसे वैसे रिएक्ट करने में लगा है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रहे, वो अपने आप जा रहा है। सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, रुकना है, तुरंत ब्रेक पे चला जाएगा। आप ऐसे तो करोगे नहीं, अरे भैया सामने भैंस आ गई है, ठहरो ठहरो, अब ब्रेक कहां है, बीच में, टांग तू बीच में जा, ऐसे तो करोगे नहीं। हाँ या ना। कैसे हो रहा है, आपको प्रैक्टिस हो गई है। आपका अपने आप हाथ क्लच पे जा रहा है, अपने हाथ एक्सीलेटर पे जा रहा है, अपने आप क्या कहते हैं, आप ब्रेक पे जा रहे हो, अपने आप सब अपने आप हो रहा है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शंस आपको अपने आप वैसे बनती हुई दिखाई देंगी। कोई मैं रट के थोड़ी ना बैठा हुआ हूं, ये मैकेनिज्म प्रैक्टिस से आई है। मैं कहता हूं आप ईमानदारी से कोशिश करिए। आप लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट वाली। क्या मैथ्स को, फिजिक्स को, आईओसी को, ओसी को, पीसी को, किसी भी सब्जेक्ट को हद से ज्यादा रगड़ देते हो, हद से ज्यादा टाइम दे देते हो। ऐसा लगता है जैसे मान लो बस इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, बाकी तो सब्जेक्ट मौज मस्ती करने आए थे, तफरी करने आए थे। नहीं भाई, किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इवन वहां पे जाके डिसअपॉइंट ज्यादा होगा। मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा कि यार पूरे साल क्या किया फिर हमने। तो भाई सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाओ। मैंने देखा है बच्चे पीसी के पीछे पड़े रहेंगे, कभी कोई ओसी के पीछे पड़ा रहेगा, किसी का फेवरेट आईओसी हुआ तो आईओसी के पीछे पड़ा रहेगा। आईओसी को तो वैसे भी बहुत अच्छा ज्ञान दे करके छोड़ दिया जाता है, इसको तो रट लेना, एनसीईआरटी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैं आपको कितने ही क्वेश्चन बता दूं मेंस में आए हुए, जो एनसीईआरटी में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पता नहीं लोग किस मुंह से बोल देते हैं कि एनसीईआरटी करके सिर्फ चले जाना तो उद्धार हो जाएगा। बात सही है कि एनसीईआरटी में से बहुत कुछ आता है, बट सब कुछ नहीं आता है। यह भी बात सही है कि बहुत कुछ आता है लेकिन सब कुछ नहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, वो आप यार बड़े आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, दिसंबर अभी शुरू हुआ है,
आप अभी आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ अभी ऐसा बीत नहीं गया। स्टिल यू हैव 2 months, 2 महीने हैं अभी मेंस को क्रैक करने में। सेकंड अटेम्प्ट आपके पास है, उसके बाद आप एडवांस में, अभी आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत समय है। पूरी शिद्दत से भिड़ जाइए, सक्सेस मिलेगी यार, कैसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कोई मैजिक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ना बाबा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशनल कहानियां सुनने से तो कुछ नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा कोई टीचर है दुनिया में जो कुछ ऐसे अमृत मुंह से निकाल देगा आपके सामने और बस आप उसको पाकर के धन्य हो जाओगे और सारी चीजें ऐसे आकर के दिमाग में समा जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता है। सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, चुपचाप मेहनत करते रहिए, दैट्स ऑल। और कोई तरीका होता ही नहीं है सक्सेस का सिवाय इसके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अगर कोई सब्जेक्ट तकलीफ दे रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट मतलब ऐसा भी इतना भी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट का सॉल्यूशन निकलेगा। रियल मोटिवेशन जानते हो क्या होता है? रियल मोटिवेशन किसी वीडियो को सुन के, किसी किस्से कहानियों को सुन करके नहीं आता है। रियल मोटिवेशन होता है कि आज आपने एक क्वेश्चन लगाया, टफ क्वेश्चन, और अगर वो आपसे बन गया तो आपके अंदर जो खुशी आती है वो रियल मोटिवेशन होता है, जो आपको और आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बूस्ट करती है। आप उस मोटिवेशन को जो आपके अंदर होना चाहिए उसको छोड़ के आप किस्से कहानियों में डूबे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे, अननेसेसरी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्वेश्चन कर लिए मान लीजिए, क्या ऐसा नहीं होता जिस दिन आपसे कोई मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कोई टफ क्वेश्चन अगर लग जाए तो आप क्या कहते हैं, बड़े तेजी से खुश होते हो, तेरे की मजा आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो रियल मोटिवेशन है, और आप इसको पहचान ही नहीं पाते हो। यही रियल मोटिवेशन है। और आप कहां ढूंढते रहते हो? किस्से कहानियों में ढूंढते रहते हो, कहीं से कोई एक कहानी सुनने को मिल जाए कि मैं तो गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मेरा तो ऐसे हो गया, मेरा तो वैसे हो गया। तो ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। लाइट चली गई थी, मेरे दादाजी बीड़ी पी रहे थे, उस बीड़ी की रोशनी में मैंने पढ़ के रैंक ले आया। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक वे में जिए, है ना, रियल वर्ल्ड में जिए। आप रियल वर्ल्ड में जीते हो, ठीक है ना, रियलिस्टिक वे में आए, रियल वर्ल्ड में नहीं चाहिए, रियल वर्ल्ड चाहिए अपन को। ओके, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जहां पे PCl3 इस तरह से रिएक्ट करके ये बना रहा है, वहीं पे PCl5 ऐसे ऐसे बनाएगा। अच्छा, मजे की बात, सेम रिएक्शन वही अपनी एसिडिक एसिड के साथ भी हो जाएगी, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, HCl बन जाएगा, सेम प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा PCl3 और PCl5 के बाद P4O6 और P4O10 की। तो P4O6 कैसे बनता है भाई? वही लिमिटेड एयर लाओ तो P4O6 बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? P4O6 बन जाता है। अगर बाय द वे मान लो मैं एक्सेस में ले आऊं तो P4O10 बन जाता है। बस यही अंतर है, लिमिटेड लाए तो P4O6, एक्सेस लाए तो P4O10। आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इन एयर, मतलब अगर P4O6 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूं तो भाई अभी ये +3 में है, हाँ है, या अंडरस्टूड है, ये P4O10 यानी कि +5 में ही तो जाना पसंद करेगा, और कहां जाएगा? और क्या ऑप्शन है इसके पास? ऑक्सीडाइज होकर के P4O10 में ही तो जाएगा। आगे पानी से रिएक्शन, बेटा अगर ये +3 है तो +3 वाला कंपाउंड बनाएगा H3PO4, ये लो, सॉरी H3PO3, ये लो, +3 वाला कंपाउंड बनाएगा। और चाहो तो बैलेंस करके देख लो, कितने फास्फोरस है? 4, यहां पे लिख दो भैया 4, चेक कर लो, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो रिएक्शंस की बारीकियों को समझिए। हाइड्रोलाइसिस कहता है ऑक्सीडेशन चेंज नहीं करना है, जिस ऑक्सीडेशन का कंपाउंड दिया है उसी का ऑक्सी एसिड बना देना है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे आप जरा P4O10 को देखिए। P4O10 एक्सेस में बनता है, बता ही चुका हूं। पानी से रिएक्शन, ठंडा पानी लाओ, आराम से रिएक्शन करेगा, HPO3 बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो पॉलीमर में मिलता है। लेकिन अगर हॉट वाटर लाओगे, बढ़िया रिएक्शन तेजी से होगी,
और जैसा कि मैंने बोला जिस ऑक्सीडेशन का है उसी का कंपाउंड बनेगा, तो ये +5 का है, यहां पे +5 का कंपाउंड बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं P2O5 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात आती है बेटा ऑक्सीजन फैमिली की। देखिए ऑक्सीजन फैमिली में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वह है ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले हम ओजोन की रिएक्शन देखे लेते हैं और उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखे लेते हैं। ओजोन की जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप देख सकते हैं, मैं एक पेज पे आपके सामने ले आया हूं, आइए जरा देखे लेते हैं। मेटल जब भी ओजोन से रिएक्ट करेगा तो एक बात तो समझ लीजिए कि ओजोन के ब्रेक होने का तरीका कुछ ऐसा होता है। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होकर के जाएगा, ये आपको पता है। तो होता क्या है बेटा, ये जो मेटल होता है ओजोन से रिएक्ट करता है और फाइनली क्या बना लेता है, मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई आपके सामने HCl है, HBr है, HI है, तो उसको किस में बदल देगा, H2O + X2 में बदल देगा। NO2 को NO3- में बदल देगा, SO3 को SO4 में बदल देगा। कहने का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, मॉइस्ट, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहां पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, एलिमेंट कौन से हैं, और दूसरा मीडियम कैसा है, मॉइस्ट, यानी कि वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो होता क्या है, सल्फर जब H2O से सल्फर जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो SO3 बनाता है, लेकिन मॉइस्चर होने की वजह से, वाटर होने की वजह से वो फाइनली H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली फास्फोरस H3PO4 में और आर्सेनिक H3ASO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहां पे मॉइस्चर वर्ड यूज ना होता तो ये सब अपनी अपनी एनहाइड्रिक फॉर्म बना रहे होते, मतलब सल्फर SO3 बना रहा होता, फास्फोरस P2O5 बना रहा होता है ना, ये सब अपनी अपनी एनहाइड्रिक फॉर्म बना रहे होते। आयोडीन से रिएक्शन, कंडीशन अप्लाई। आयोडीन कैसा है, मॉइस्ट है या ड्राई है? आप देखिए मैंने यहां पे दोनों रिएक्शन को लिया है। अगर मॉइस्ट है तो HiO3 बनेगा, ड्राई है तो I4O9 बनकर के रह जाएगा। यह आयोडीन का ऑक्साइड होता है जो सॉलिड में मिलता है। किस में मिलता है, सॉलिड में। I4O9 अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ईमानदारी से पढ़ी है तो I4O9 सॉलिड स्टेट में आपने टूटते हुए देखा होगा। कैसे टूटता है, I3+ और IO3- का होल थ्राइस। जैसे PCl5 होता है ना, PCl4+ और PCl6-, वैसे ही ये भी इस तरह से ब्रेक होता है। अगला आता है बेटा H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। H2SO4 बेटा कांटेक्ट प्रोसेस है। क्या है लाला, कांटेक्ट प्रोसेस है। ओके, और कांटेक्ट प्रोसेस अगर नेम रिएक्शन आ गई है तो भाई आप समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई नेम रिएक्शन आ गई ना तो इंपॉर्टेंट हो गया एक तरह से। हां, 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइए, SO2 बनाइए। SO2 की रिएक्शन क्या कहते हैं, और ऑक्सीजन से कराइए, SO3 बनाइए। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई, B2O5 की, तब SO3 बनेगा वरना नहीं बनेगा। आगे SO3 को किस में पास कराइए, H2SO4 में पास कराइए, ओलियम बनेगा। ओलियम का डाइल्यूशन शुरू करिए, मन चाहा कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाइए। कहने का मतलब है 4 स्टेप में यह रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में से क्वेश्चन बनना नेचुरल है। पहले भी आ चुके हैं घुमा फिरा के, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे अब जैसा कि आप जानते हैं कि H2SO4
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो देता है H2O प्लस SO2 प्लस O। तो ये क्या करेगा, कॉपर को बदल देगा CuSO4 और साथ में बनेगा SO2। HBrHI को बदल देगा Br2 या I2 में, साथ में बनेगा SO2। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये आपको एक बार अपने आप करके देखनी होंगी। अगर सब मैं ही बता दूंगा तो क्या फायदा, मतलब ये तो फिर हो गया ना कि बैठे बैठे पाठ सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं बस, है ना। लेकिन भाई वो मजा तो तब है ना जब आप उस चीज को खुद फील करें, समझें, एक्सेप्ट करें, तो असली मजा है। तो बेटा ये 3 रिएक्शंस हैं जिनको आप अपने दम पे करेंगे। अगला आता है बेटा हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस पे इस साल भी क्वेश्चन आए थे, पहले भी आ चुके हैं, जरा ध्यान से देखिए। हैलोजन में एक इंटर हैलोजन होता है। इंटर हैलोजन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट हैलोजन आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाए। जैसे ICl इंटर हैलोजन है, जैसे BrF3 इंटर हैलोजन है, जैसे IF7 इंटर हैलोजन है। ये बात समझ में आ गई, ये इंटर हैलोजन्स हैं। तो इनके हाइड्रोलाइसिस हमें देखना जरूरी है। तो आइए, सबसे पहला है AX टाइप। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल लेता हूं ICl। ओके, अब ICl का हाइड्रोलाइसिस कराना है, क्या बनेगा बेटा? हमको पता है कि ICl में कौन प्लस है कौन माइनस है, तो बस बनकर के तैयार हो गया HOI और HCl। ये बात समझ में आई, HOI और HCl। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत शानदार चीज पता चलने वाली है। ClF3। ClF3 में अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन क्या है, सर +3 है, तो यहां पे कितने वाटर लोगे? जितनी ऑक्सीडेशन है, यानी कि 3 वाटर। क्या बनेगा? ये बनेगा ClOH होल थ्राइस और बनेगा 3HF। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई कंपाउंड हमने देखा ही नहीं कभी, तो मैं कब कह रहा हूं कि ऐसा कोई कंपाउंड है? तो फिर सर क्या करें? अगर ऐसा कंपाउंड आया है, एक बार हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d है। जितने D दिखाई दे रहे हैं, आई रिपीट, जितने D दिखाई दे रहे हैं उतने वाटर माइनस कर दें, नेगेटिव कर दें, हटा दें। कितने D दिखाई दे रहे हैं? एक वाटर निकाल दें, HClO2 बनकर के तैयार हो गया। ये तो देखा है? हाँ सर ये तो देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोलाइसिस करते समय कोई कंपाउंड ऐसा बने जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो जितने d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उतने वाटर निकाल दीजिए। अब आप बोलेंगे वाह सर क्या ट्रिक बताई। भाई साहब ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या बेटा? जैसे जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में sp से sp3d3 की तरफ जाते हैं, तो क्या एंगल में कमी नहीं आती है? आती है सर, एंगल में कमी आती है, बिल्कुल आती है। तो भाई मेरे जब एंगल में कमी आती है तो एटम पास पास आते होंगे। हाँ पास पास आते हैं। तो जब एंगल पास, वो एटम पास पास आते हैं तो उनमें इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है और वो वाटर निकाल निकाल करके फ्री हो जाते हैं। तो जैसे जैसे d ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं, एंगल छोटे होते चले जा रहे हैं, एटम पास आते जा रहे हैं और उनमें वाटर निकलता जा रहा है ड्यू टू INTRA इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन के थ्रू। अब आप बोलेंगे सर इसके और एग्जांपल बताओ, तो आइए और एग्जांपल बताते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मान लो ये है BrF5। अब इसका ये कौन सा टाइप है बेटा? आई रिपीट, ये कौन सा टाइप है? ये है AX5। ओके, चलिए ये ब्रोमीन है, BrF5 है। हाँ है। कितनी ऑक्सीडेशन है? सर +5 है। तो कितने वाटर यूज होंगे? सर 5 वाटर यूज होंगे। देखते जाना ध्यान से। क्या बनेगा? ये बनेगा BrO
NaOH होल 5 और क्या बनेगा 5HF बनेगा। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑक्सी एसिड देखा? नहीं देखा। हाइब्रिडाइजेशन देखो फिर, sp3d2 कितने डी दिखाई दे रहे हैं सर? 2, तो 2 वाटर निकाल दो, क्या बना HBrO3। हाँ सर, ये ऑक्सी एसिड देखा। बहुत सिंपल तरीका। आओ आगे बढ़ो। अपनी मैंने जो रेगुलर क्लासेस होती है ना बेटा, कौन से मतलब कितने बैच बताओ, ना जाने कितने बैचेस में पढ़ाता हूं। जैसे प्रयास हो गया, अर्जुना हो गया, जैसे अपना एयर बैचेस हो गए, ओलंपियाड के बैचेस हो गए। हर एक बैच में कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया है, पूरी मैकेनिज्म के साथ। अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक आध बार उनको देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, रिएक्शंस पे पकड़ बनेगी। आज एक पेपर होता है, जैसे AITS में पेपर जाते हैं और सब जगहों पे पेपर जाते हैं, तो वो पेपर फाइनलाइज होने के लिए एक बार हमारे पास आते हैं, भाई क्वेश्चन देख लो इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो मैं आज देख रहा था कि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है ना, मतलब दो तरह के क्वेश्चन जाने थे। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 25 IOC के जाने थे, 25 PC के जाने थे, मिक्स क्वेश्चन जाने थे। चैप्टर था रेडॉक्स। आप बिलीव करेंगे 25 के 25 क्वेश्चन हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। अब सोचिए अगर किसी बच्चे ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी होंगी, तो वो तो वहां पे पेन भी नहीं चलाएगा, वो तो बस सीधे टिक मारता रहेगा बैठे बैठे आंसर सामने। मतलब मुझे देख के हंसी आ रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कहीं ये मेरे इनऑर्गेनिक की तो क्वेश्चन नहीं है। बाद में मैंने कंफर्मेशन लिया, बोले नहीं सर ये तो PC वाले ही हैं, ये PC के हैं, आपके तो ये हैं। तो इतना फायदा मिलता है सॉल्ट एनालिसिस से, इतना फायदा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब वो क्वेश्चन बच्चे कर रहे होंगे ना, तो उनको लगेगा कि PC के क्वेश्चन है कि IOC के, उनको लगेगा 50 के 50 IOC के आ गए। तो वो आज का कोई पेपर था, हाँ किसी बैच में जाना था, उसमें इतने क्वेश्चन जाने थे। अब भाई मैं देख के दंग रह गया, वो सारे क्वेश्चन जो थे पूरे अपन ने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए थे। तो बेटा ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी समय है, जितना ज्यादा हो सके सॉल्ट एनालिसिस को जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लो, फायदे में रहोगे। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी है IF7। ठीक है, मैं अभी इसी रिएक्शन को अभी सॉल्व करूंगा, तुरंत सॉल्व करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा मैकेनिज्म लगा के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आपको लगेगा कि आपसे भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जल्दी से सोचिए। चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए IF7 है, कितना है ऑक्सीडेशन? +7 है। तो +7 है तो 7HOH लगा दीजिए, क्या बनेगा? IOH होल 7 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? 7HF बनेगा। अब भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d3 है, तो 3 वाटर को उड़ा दीजिए, क्या बचा? HiO4 बचा। दैट्स ऑल। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप ये रिएक्शन कर पाए नहीं कर पाए। अब मैं आपको इस रिएक्शन का एक और फायदा बता दूं। क्या? क्वेश्चन अगर वैसे पूछ लिया जाए, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये अभी इसी साल एडवांस में आकर के भी चुके हैं, ठीक है ना? तो और मैं साफ कह रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं क्या कि मैं पहले इसको थोड़ा सा मतलब रैंडमली ऐसे पढ़ाता था कि ये वहां बताया, ये वहां बताया। फिर मैंने क्या किया, अभी 2-1 सालों से इसको कंपाइल करके एक जगह बताना शुरू किया है। आप देख लीजिए, पुराने नोट्स उठा करके देख लीजिए, आपको कहीं किसी के भी नोट्स में ये हाइड्रोलाइसिस इतना मतलब डेप्थ में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2-1 साल पुराने नोट्स उठा करके देख लीजिए, आपको मेरे अलावा किसी नोट्स में नहीं मिलने वाला। तो जरा ध्यान से अच्छे से सुनना, इसमें एक बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं। क्या? मान लो क्वेश्चन आ गया साहब, IF7 हाइड्रोलाइसिस है, बताइए कितने वाटर यूज होते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली बच्चा 7 लगा करके आएगा। आपको 7 नहीं लगाना है। क्यों? अरे 7 यूज हुए थे, 3 वापस मिले भी तो थे, तो 4 ही है। यहां पे 5 यूज हुए थे, 2 वापस मिले भी तो सही। तो ये चीजें भी आपको हेल्प करती हैं। अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब वहां पे दे पाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है बेटा नोबल गैस फैमिली की। नोबल गैस फैमिली में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से अच्छे से सुन लीजिएगा। पहले तो ये तीनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, HCF2, HCF4, HCF6। अब आप बोलेंगे सर इस रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए ये वाले रेशो दे दिए जाएंगे, इन इंफॉर्मेशन से आपको पहचानना होगा। बीच में टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, तो ये तो दिमाग में बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। वहां पे आपसे बोलेगा बताओ HCF2 बनेगा, HCF4 बनेगा कि HCF6 बनेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, इनके ऊपर फोकस करना है। रेशो क्या दिया है उससे एक आइडिया लग जाएगा, 1:5, 1:20 लाइक दैट क्या दिया है। आगे HCF6 बनाने का एक और भी मेथड है कि HCF4 लो और उसकी डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड से रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, HCF6 बनके तैयार हो जाएगा। कंपाउंड HCF2, HCF4, HCF6 कोई भी हो, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे हाइड्रोलाइसिस, तो HCF2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिनॉन बनाता है, HF बनाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। HCF6 क्या बनाता है, यहां पे 3 वाटर ले लो, कितने वाटर ले लो, 3, क्या बनेगा, HCO3 बनेगा और क्या बनेगा, HF बनेगा। क्या बनेगा, HF बनेगा। अब आप कहेंगे सर बीच वाली रिएक्शन में क्या होगा, वो तो आपने छोड़ दी, छोड़ी नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कंपाउंड यहां बन रहे हैं और जो कंपाउंड यहां बन रहे हैं उन सबको यहां पे लिख दो। क्या मतलब, यहां क्या बन रहा है, जिनॉन लिख दो, यहां क्या बन रहा है, HCO3 लिख दो, यहां क्या बन रहा है, HF लिख दो, यहां ऑक्सीजन बन रहा है, लिख दो। तो कहने का मतलब है दिमाग में एक बात बैठाओ, क्या, कि बीच वाली रिएक्शन में वो सारे कंपाउंड लिख दो जो ऊपर नीचे वाली रिएक्शन में बने हैं, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड यहां बचा नहीं जो हमने यहां से उठा के लिखा नहीं। अब आप बोलेंगे सर आप तो मैकेनिज्म पे जोर देते हो, फिर अचानक ही आप याद कराने पे क्यों उतर आए। भैया बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, यह रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी लेंदी है, नंबर 1। नंबर 2, वो काम करने का कोई फायदा नहीं है जिससे कोई प्रॉपर आउटपुट ना निकलता हो, जो मतलब जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। अभी मैं आपको एक लेंदी रिएक्शन दे दूं, आप अननेसेसरी देख करके टेंस होगे, परेशान होगे, और मजे की बात वो रिएक्शन आपके काम भी नहीं आनी है। तो ऐसी मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं है। अगर बात सीधे बन सकती है तो अननेसेसरी आए फिर उंगली टेढ़ा करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूं, ठीक है ना। बात सीधे सीधे बन सकती है तो ठीक है ना यार। तो कुल मिलाकर के क्या है बेटा, यहां पे जो बना, यहां जो बना उसको सब यहीं पे ठीक है लिख दो। अब HCF6 का जो ये हाइड्रोलाइसिस था ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस था। कैसा था, कंप्लीट। ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। इनकी मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कैसे, देखिए। यहां पे कितने वाटर यूज हुए थे सर, 3। यहां कितने हैं, 2, 1, तो 2 है ना, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, हाँ है। तो एक काम करो बेटा, 4 HF निकाल दो, 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 HF निकाल दो, निकाल दिए। अब क्या बचा, 2 F बचे, हाँ, तो HCO2F2 ऐसे करके लिख दो। 2 F बचे, 2 O बचे, एक जिनॉन बचा, HCO2F2। ये भी करके देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो बेटा 2 HF निकाल दो। क्या बचा, HCOF4 बचा, 4 फ्लोरीन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा। तो जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो तरह तरह के ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। HCF6 क्या करता है, ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके थे बेटा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो अपने फ्लोरीन होते हैं, ये मतलब जो हैलाइड्स, ये जो भी होते हैं जिनॉन फ्लोराइड्स, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो जिनॉन है अपना, एक्सी है ना, ये अकेला रह जाएगा और SF4 को किस में बदल देगा, SF6 में बदल देगा। ये लो भाई, ये 4 फ्लोरीन उठ करके 2 2 दोनों को मिल गए, 2 SF6 बन गए।
ये खुद ऐसे रह जाएगा और इसको PTF4 में बदल देगा। तो ये एक तरह के क्या हो गए, फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो गए। अच्छा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट के अलावा ये फ्लोराइड डोनर भी होते हैं। कैसे, देखिए HCF2 है, हाँ है, तो ये HCF2 किस में बदल जाएगा, HCF प्लस में बदल जाएगा, और जो एक F बचा है, जो एक F बचा है उसको इसमें ऐड कर दो, यानी कि MF6 माइनस कर दो। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो फास्फोरस है, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, मान लो जैसे फास्फोरस है तो ये PF5 है, इमेजिन करो, तो क्या करेगा, HCF5 प्लस और PF6 माइनस, ये पूरा एक कंपाउंड बनकर के तैयार हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये एक अपना फ्लोरीन दे देगा, खुद बदल जाएगा HCF5 प्लस में, और BF3 को बदल देगा BF4 माइनस में। इसी तरह से ये खुद HCF5 प्लस में बदल जाएगा और सामने वाले को बदल देगा HF2 माइनस में। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एस फ्लोराइड एक्सेप्टर, एस फ्लोराइड एक्सेप्टर, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है। ये F माइनस इसको दे देगा M प्लस और क्या बन जाएगा, M प्लस HCF7 माइनस बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, M प्लस HCF5 माइनस बनकर के तैयार हो जाएगा। यानी कि ये फ्लोराइड डोनर के साथ फ्लोराइड एक्सेप्टर भी होता है। और लास्ट एंड फाइनल है बेटा SiO2 की रिएक्शन, जिसमें HCF6 रिएक्ट करके फाइनली SiF4 बनाता है। ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, SiF4 की एक तरह की प्रिपरेशन है। ओके, तो ये हमारी कुछ मेन ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शंस थी। होपफुली आपको अच्छे से पसंद भी आई होंगी और समझ भी आई होंगी। मैं फिर आपको चलते चलते यही जोड़ दूंगा कि बेटा जो मैंने पढ़ाए हुए हैं सॉल्ट एनालिसिस, केमिकल बॉन्डिंग, इन 2 चैप्टर को भी अगर कर लोगे तो यकीन मानो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री और बच्चों की तरह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा साथ रहा हमारा आपका और काफी अच्छा लगा बेटा। और ऊपर वाले से दुआ करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा भाई कि अच्छे से आप लोगों का पेपर जाए, मेंस बढ़िया से आप क्रैक करो, एडवांस बढ़िया से क्रैक करो। विक्ट्री सेलिब्रेशन में हमारी आपकी मुलाकात होगी, साथ में मिलेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आपके पेरेंट्स भी आएंगे, उनसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ये एक शानदार सफर रहा है और मैं चाहता हूं कि इसका जो अंत है वो बहुत ही खूबसूरत हो, और वो एक ही तरह से पॉसिबल है जब आप सेलेक्ट होकर के विक्ट्री सेलिब्रेशन में मुझसे मिलने आएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय।